नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बात करेंगे उत्तराखंड की। आपको बताते चले कि मिशन उत्तराखंड क्या होगा चुनावी मुद्दा, यानी कि उत्तराखंड में चुनाव के 2022 में जो चुनाव होगा उसके मुद्दे क्या होंगे आखिर इस बार, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पार्टियां जो हैं ये भी बताते चले, जो भी पार्टियां वहां पर हैं, कांग्रेस हो या फिर आप हो आम आदमी पार्टी, इन सभी ने अपनी कमर कस ली है और बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। 2022 चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर रही हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो दिल्ली का, जिस तरीके से दिल्ली में जनता को सुविधाएं मिल रही हैं, यानी कि बिजली पानी से लेकर जो भी सारी सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं वो उत्तराखंड में देने की बात कर रहे हैं। यानी कि 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, पानी 24 घंटा देने की बात कर रहे हैं। इस तरह की आम आदमी पार्टी की तरफ से बात की जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस भी यहां पर पीछे नहीं हट रही है। हरीश रावत लगातार यहां पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कोरोना के मुद्दे को लेकर। उनका कहना है कि जिस तरीके से दूसरी लहर आई, उत्तराखंड में अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं रही और लोग मरे, और जिसको लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही विकास के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी सरकार पर यहां पर विपक्ष लगातार निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। आपको एक बात और भी बताते चले कि उत्तराखंड में महज 4 महीनों में 3 मुख्यमंत्री बदले। यानी कि सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी। और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भी हम इस पर चर्चा करेंगे कि वहां पर जिस तरीके से वादे किए गए थे बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, वो कहां तक सफल होते हुए नजर आ रहे हैं और जो जनता है वहां की, उसका क्या रुझान है, आखिर जनता क्या चाहती है। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे रिपोर्टर इसी को लेकर लाइव जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से, अलग अलग जगह से, अलग अलग जिले, सबका परिचय मैं कराऊंगा। सबसे पहले आपको पौड़ी से हमारे साथ जुड़े हैं भगवान सिंह, गोविंद रावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अल्मोड़ा से, और इसके साथ ही मालधन से हमारे साथ साहिल जुड़े हैं। ऐसे साहिल हमारे साथ मालधन से जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम पौड़ी चलेंगे भगवान सिंह के पास। भगवान सिंह, सबसे पहले आपके पास हम पहुंच रहे हैं। सवाल हमारा आपसे यह है कि 2022 चुनाव नजदीक है और इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, जनता का क्या रुख है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, लगातार यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है जो क्षेत्र भ्रमण जो किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब 2022 के लेके राजनेताओं में अब खलबली मच चुकी है। मैं बता दूं, इस समय कांग्रेस की बात करें, जो नए यहाँ के अध्यक्ष बने हैं, जो श्रीनगर विधानसभा के 2 बार विधायक रह चुके हैं, और अब उनके आला कमान ने उनके पास कांग्रेस की जो कमान, जो कप्तानगिरी जो उनको छोड़ी है, उनके ऊपर छोड़ी गई है। तो अब गणेश गोदियाल जो क्षेत्र भ्रमण तो कर रहे हैं, आज कल क्षेत्र से लगातार 3-4 दिन से लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। और आज यहाँ पे जो क्षेत्र में शाम को श्रीनगर गढ़वाल में, जो गढ़वाल वेस्टा का जो सबसे फेमस जहाँ पे जगह कहा जाती है गोला बाजार, उस गोला बाजार में आज शाम को 4:30 बजे यहाँ पे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। किन मुद्दों पे चर्चा होगी? और रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक भी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब राजनेताओं पे एक खलबली जो मच चुकी है। 2022 का जो चुनाव बिल्कुल जो बच चुका है, अभी बेशक से टाइम काफी है, लेकिन राजनेताओं के पास यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि अब किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो आम आदमी पार्टी इसी पे बताऊं मैं, तो आम आदमी पार्टी भी आजकल घर घर जाके कैंपिंग कर रही है। जो 300 यूनिट बिजली का जो योजना जो वो बना रही है, तो किस तरह से बनाएगी। और वहीं विपक्ष की बात करें तो यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि हमें फ्री बिजली या फ्री पानी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। तो रोजगार के मुद्दों पे अगर न दिया जाता है, ठीक तो है, यहाँ पे मैं प्रधान संगठन, ठीक है भगवान सिंह, आपको रोकना चाहेंगे। किसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। दर्शकों को मैं बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM अब उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जो है उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने अब उत्तराखंड का भी रुझान कर लिया है। वो उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ सकते हैं और दौरे पर जल्द ही उत्तराखंड भी जा सकते हैं। तो अब सीधा हम रुख करेंगे साहिल का। हमारे साथ साहिल जुड़े हुए हैं मालधन से। साहिल, जिस तरीके से वादे किए गए थे उत्तराखंड सरकार की तरफ से, बेरोजगारी, क्या बेरोजगारी कम हुई है? वहां पर युवाओं को रोजगार मिला?
देखिए सत्यम, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भाजपा सरकार ने जो वादे किए थे रोजगार को लेकर हो, चाहे वो महंगाई कम करने को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे वो विकास को लेकर के हो, जनता का हर मुद्दे पर यही कहना है कि बीजेपी सरकार हर जगह से असफल नजर आ रही है। और जैसा कि हमने कोरोना काल में देखा कि लोगों को बेड नहीं मिल पाए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाए, इन सभी चीजों की किल्लत चलती रही है कोरोना काल में। उससे पहले हम बात करें अगर बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी इस समय चरम सीमा पर है सारे देश में चरम सीमा पर इस समय पे है, क्योंकि लगातार जो फैक्ट्रियां थी वो बंद होती गई, रोजगार कहीं नहीं है। कोरोना काल में जो थोड़ी चल रहा था रोजगार कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल ठप कर दिया है जी। ठीक है, अल्मोड़ा से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे उनका रुख कर लेते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग पार्टियां यहाँ पर बड़े बड़े दावे कर रही हैं, और उसके साथ ही अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कर रही है, तो वहीं पर बीजेपी सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हैं हरक सिंह रावत, वो प्रदेशवासियों को 100 यूनिट बिजली का मुफ्त देने की बात कह रहे हैं। लेकिन अगर जो प्रेजेंट में सरकार है बीजेपी की, इस दौरान कितना काम किया गया है, कितना मुफ्त में बिजली दी गई है, जिस तरीके से गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा किया गया था जनता से, क्या सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, सीधे पौड़ी का रुख करेंगे। पौड़ी से हमारे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। क्या लगता है यहाँ पर जिस तरीके से सरकार बड़े बड़े वादे कर रही थी, क्या वो वादे पूरे होते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सत्यम, मैं आपको बता दूं सुबह में आपको कि जिस तरह से क्षेत्र की जो भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार कहा जाती है कि यहाँ की, अगर मैं बता दूं मैं कि पौड़ी जिले की बात करें कि पौड़ी जिले से 4-4 5-5 मुख्यमंत्री उत्तराखंड के भाजपा के रहे, चाहे भाजपा की बात करें तो 5-4 मुख्यमंत्री यहाँ के रह चुके हैं। लेकिन विकास की बात करें तो विकास के नाम पे यहाँ पे जो होगा तो खाली लॉलीपॉप हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ लॉलीपॉप, क्योंकि अभी मैं बता दूं आपके कि जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, चाहे तीरथ सिंह रावत की बात करें, क्योंकि वो पौड़ी जिले से ही आते हैं और जो कि एक ही क्षेत्र पड़ता है। सांसद जो कि अब वर्तमान के सांसद जो गढ़वाल सांसद है तीरथ सिंह रावत, तो वो क्षेत्र भ्रमण तो कर रहे हैं। उन्होंने जैसे कि पुरोहितों के बारे में जो बयान जारी कर दिया कि अगर ना चाहे तो पुरोहितों को बात करके संविधान करना चाहिए, तो एक सवाल जरूर उठता है पूर्व मुख्यमंत्री पे भी, क्यों जब वो मुख्यमंत्री तो उन्होंने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। अब जैसे कि मुख्यमंत्री यहाँ के जो पुष्कर धामी है, तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कहा कि हम काम करेंगे बातें नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस पे जोर मुख्यमंत्रियों पे उन्होंने तंज कसा है, अपनी पार्टी पे भी एक तंज कसा है। तो क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, क्या क्योंकि 4-4 मुख्यमंत्री उन्हीं के भी रह चुके हैं, क्या उनके बाद कामकाज से वो धामी खुश नहीं है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुश नहीं है। लेकिन रोजगार की बात करें तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर लगातार अपना सवाल खड़े कर रही है कि क्या रोजगार किन मुद्दों पे दिया जाएगा, कि हमें ठीक है भगवान सिंह ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि पार्टियां यहाँ पर सरकार जो है बीजेपी की, वहां पर इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत आए, उन्होंने कहा काम करेंगे, और जब उन्होंने काम करना शुरू किया उससे पहले ही वहां पर तीरथ सिंह रावत आए, उन्होंने कहा काम करना शुरू करेंगे, काम किया जाएगा। इसके बाद वो भी हट गए और पुष्कर सिंह धामी अब आए हैं, वो भी काम करने के वादे कर रहे हैं जनता से। आगे क्या होगा, काम होगा कब, आखिर विकास कब होगा उत्तराखंड में? विकास की बात तो करें यहाँ पे, जो विकास तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि विकास की बात करें जो अगर देखा जाता है, स्थानीय लोगों का यही कहना है, जो विकास की बात करें तो स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के टाइम की जो माना जाता है कि सीढ़ी पुल जो बना है तो नारायण दत्त तिवारी के तरह से बना है। कि जो हरिद्वार की बात करें, पंतनगर की बात करें, कि जो रुद्रपुर की बात करें, तो यहाँ पे इन्हीं के देन से यहाँ पे सीढ़ी पुल बना है। जो रोजगार की बातें की थी तो कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हुआ है। हरीश रावत की बात करें, हरीश रावत ही बड़े दावे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आम आदमी की पार्टी की बात करें तो इस बार उन्होंने कर्नल कोटियाल को तो एक मुहिम छेड़ी है, तो कर्नल कोटियाल की वजह से कि लगता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएगी। लेकिन वही विपक्ष उनका आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो यहाँ पे जनगणना बनाई गई है कि क्या हमें यहाँ पे फ्री बिजली नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, तो वहीं कांग्रेस का यही कहना है कि ये फ्री मॉडल जो है कि दिल्ली में तक सीमित है। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि अगर ना आपको राजनीति करनी है, आम आदमी पार्टी के अरविंद संयोजक केजरीवाल है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, तो आप दिल्ली की राजनीति छोड़ के उत्तराखंड में बदलो और फिर करिए राजनीति। इसका यही कहना है कि 2 दिन के लिए आप आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े जो है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी उठा रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक दूसरे की, मतलब तीनों पार्टी की बात करें, और यूकेडी की बात करें तो यूकेडी इस बार यहाँ पे मंथन तो बना चुकी है कि हम क्षेत्र ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कई मुद्दे उनके पास है, लेकिन मुद्दे
कि उनका यही कहना है कि आम लोगों ग्रामीणों का कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी या स्थानीय पार्टी जो यूकेडी थी, तो यूकेडी पे हमारा विश्वास था, लेकिन यूकेडी के भी कारण ये है कि उनको यही नहीं पता कि हमारी असली यूकेडी कौन सी है। और यहाँ पे यही सवाल जरूर उठता है, क्योंकि जो लोगों ने मन बनाया था कि उत्तराखंड को एक बहुत ही अच्छा, क्योंकि हमारा उत्तराखंड एक पहाड़ी खूबसूरत चीज है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से विकास के नाम पे जो हुआ है तो खाली राजनेताओं के अपनी झोली में गया है। जेब कहीं ना कहीं अपनी भरी गई है, विकास ना के बराबर हुआ है। गोविंद, आपको आवाज हमारी पहुंच रही है? शायद गोविंद से अभी हमारा संपर्क टूट चुका है, अभी नहीं जुड़ पाया है अभी तक। चलिए साहिल के पास चलते हैं, मालधन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। साहिल, जिस तरीके से यहाँ पर पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं और एक बड़ी अपडेट अभी सामने निकल कर आई है कि AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो अब उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उत्तराखंड में जो वर्चस्व रहा है वो कांग्रेस और भाजपा का ही रहा है अभी तक, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी थी वो अपना अस्तित्व खो चुकी है। हालांकि उसके विधायक कुछ पहले जीते हैं यहाँ से, ऐसा नहीं है, लेकिन अब वो अस्तित्व में नहीं है इस समय पे। और अगर हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, तो वो अपना वर्चस्व यहाँ पे जमाने में मेरे हिसाब से या जनता के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे नाकाम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर वो मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें हम, तो इतना वोट बैंक नहीं है यहाँ पे कि वो अपना विधायक निकाल चुके। ये खाली एक अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये वोटों को काटने की राजनीति कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस समय में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास चुनाव के समय में मुद्दे बहुत हैं अब जनता के बीच में लेकर के जाने के लिए, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो। और जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी कह रही है क्या जी साहिल, लेकिन आपने जैसे कि बताया कि दो पार्टियां वहां पर मजबूत हैं, बीजेपी और कांग्रेस मजबूत। इससे पहले हरीश रावत थे वहां पर और बढ़िया उनका चला वहां पर, लेकिन दो आपने पार्टियां जैसे बताई हैं, लेकिन जनता का क्या रुझान है? आखिर जनता किधर जाना चाहती है? विकास के जिस तरीके से वादे किए गए थे सरकार की तरफ से, वो विकास के वादे क्या पहाड़ों तक पहुंचे हैं? जी देखिए, विकास की अगर हम बात करें तो चाहे वो पहाड़ का क्षेत्र हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, विकास के वादों पर तो कहीं ना कहीं भाजपा हमेशा अभी तक पीछे ही नजर आ रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री बदलते चले गए, घोषणाएं होती चली गई, लेकिन वो घोषणाएं मात्र हवाओं में ही उड़कर रह गई, वो धरातल पर नहीं उतरी। हवाओं में उड़ती रह गई है जितने विकास के दावे किए गए थे। तो इस बार कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ वादे किए जा रहे हैं? विकास के वादे क्या हैं? किस तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर जातवाद का मुद्दा डाला जा रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन कराए जा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में क्या कुछ चल रहा है? कांग्रेस किस तरीके से वहां पर जनता को लुभा रही है, वोटर्स? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे जातीय समीकरण की बात है तो ये राजनीति में आज के टाइम में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है कि जहाँ पे कोई ट्रम्प कार्ड नहीं चलता, वहाँ पे राजनीति में अगर जातिवाद का मुद्दा आता है तो कहीं ना कहीं पार्टी को इसका फायदा मिलता है। लेकिन जनता जिस तरीके से इस कोरोना काल में परेशान रही है, जनता अब समझ चुकी है, कहीं ना कहीं जनता भी चाहती है कि हम जिसको भी सत्ता में लेकर के आए वो हमारे लिए विकास कार्य करे और हमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे, क्योंकि रोजगार खत्म हो चुका है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों में खेती का काम इतना नहीं हो पाता है, तो इतना धान गेहूँ नई उपज होती है उसकी मैदानी क्षेत्र में ज्यादा हो जाती है। लेकिन पहाड़ों के क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको रोजगार चाहिए होता है। अब जब रोजगार ही खत्म हो चुका है तो जनता करेगी क्या? उसकी मुद्दा सबसे बड़ा यही बनता है कि जनता रोजगार मांग रही है, जनता कह रही है कि रोजगार खत्म कर दी आपने, महंगाई आपने चरम सीमा पर पहुंचा दी है, गरीब की थाली में खाना नहीं है, गरीब की कढ़ाई में तड़का लगाने के लिए तेल मुहैया नहीं हो पा रहा। तो बताइए किस तरीके से भाजपा सरकार जो दावे कर रही है कि हम सत्ता में आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं जनता का कहना कि इन्होंने जुमलेबाजी की है 5 साल हमारे साथ में, और वक्त आने पर इनको अपनी मतदान की करके हम इनको दिखाएंगे। ठीक है, मैं भगवान सिंह का रुख करूंगा, आप थोड़ा एक हमारे साथ बने रहिए, लेकिन भगवान सिंह का रुख करेंगे। भगवान सिंह, यहाँ पर हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि दो पार्टियां बीजेपी और साथ ही कांग्रेस यहाँ पर दिख रही है सामने, जो ज्यादा मजबूत पार्टी दिखाई बनकर उभर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी भी वहां पर पूरी जोर लगा रही जीतने के लिए। कई वादे करे जा रहे हैं, दिल्ली का जो भी यहाँ पर दिल्ली में चल रहा है, यानी कि बिजली पानी, उसको लेकर वो यहाँ पर जनता को लुभा रही है, उत्तराखंड की जनता को, कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, पानी आएगा 24 घंटे, विकास होगा, उत्तराखंड की जो सूरत है वो बदल जाएगी, 20 साल में जो अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ हम परिवर्तन करेंगे 2022 में आकर। क्या लगता है, कहीं जनता का क्या रुझान है इसको लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर? बिल्कुल, मैं देखिए मैं दोहरा नहीं सकता इसको, कभी भी किसी पार्टी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मेरे कहना ये मतलब है कि किसी भी पार्टी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आपको बता दूं देश की राजधानी है तो दिल्ली,
कि उसमें जो केंद्र का शासन चलता है वहाँ पे अगर ना अरविंद केजरीवाल सरकार बनाता है तो उत्तराखंड कोई इतनी बड़ी बात की नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा इन बातों पे होगा क्योंकि यहाँ पे फ्री बिजली, फ्री चीज से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे लोगों को चाहिए रोजगार। रोजगार का अगर रोजगार होता है तो उसी आधार पे यहाँ पे सरकार को, आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। अगर न बिजली या फ्री का वो बंद करेगा तो लोग शायद मेरे को इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। लेकिन हाँ, जैसे मेरे सहयोगी ने बताया है कि यहाँ पे कि भाजपा ने जो वादे किए थे तो ये वादे हकीकत है कि जैसे कि लोग कहते हैं कि जब उस समय हुआ था केंद्र में सरकार, यहाँ पे जब मैं बता दूं, क्योंकि एक श्रीनगर ऐसी क्षेत्र है कि यहाँ पे 5 जिलों से कवर माना जाता है। यहाँ पे जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे आए थे, उनका एक ही सवाल था कि उत्तराखंड हम गड्ढे से मुक्त करेंगे। लेकिन मुक्त तो नहीं हुआ, लेकिन और गड्ढे जरूर हो गए हैं। कि रोडों की हाल ये देखेंगे कि क्षेत्रीय जो PWG मंत्री है यहाँ के, जो सतपाल महाराज, क्योंकि पौड़ी जिले से ही चौबट्टाखाल विधानसभा के विधायक आते हैं, जब विधायक जी क्षेत्र भ्रमण कर रहते हैं तो शायद उनके रोडों पे वहाँ पे JCB मशीनें आपको उपलब्ध मिल जाएगी। लेकिन आज के टाइम ये हालत है कि वहाँ पे JCB के लिए लगाने का लोगों को फोन लगाते हैं, लेकिन उससे सहमति नहीं बन पाती, ना JCB मशीन या पॉम्पलेट मशीन जो भी है वो व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो उनका सतपाल महाराज जी का कहना है कि जब मेरे से PWG का विभाग आया तो तब से मेरे को देखे अधिकारी भांपने लगे, यानी कि मंत्री जी को देखे डरते, बाकी आम जनता को देखे कोई उनका वो नहीं है। मतलब मंत्री जी का कहना यही है कि मैं तो देखे यहाँ पे अधिकारी डरते, बाकी जनता के देखे। जबकि जो सवाल अगर ना मंत्री जी से जब पूछा जाएगा, ये पूछ रहा है कि उन्होंने ये की सवाल किया है कि उत्तराखंड में अगर ना जो चौबट्टाखाल विकास क्षेत्र में जो विकास किया है तो अमृता रावत से अलावा और सतपाल महाराज से ज्यादा किसी ने अगर ना विकास किया है। तो मेरे से जब स्वयं मैं खुद बता रहा हूँ, ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई हम मंत्री के खिलाफ नहीं बोल रहे, ये मंत्री के सच्चाई बोला हूँ कि PWG मंत्री सतपाल महाराज ने जब गृह क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, उनको स्वयं मेरे को बोला है कि सतपाल महाराज जी की और अमृता रावत के अगर ने किसी ने विकास किया है तो बता दीजिए, अगर ने किया है किसी ने तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा मंत्री जी आप तो ये बात सही कह रहे हैं, आपकी विकास किया, लेकिन विकास जनता के हित में नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या मानूं कि आपने विकास किया है। ठीक है, अभी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास भगवान सिंह लौट कर आएंगे और बात करेंगे स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर। लेकिन इससे पहले मैं अपने सहयोगी के पास पहुंच रहा हूं, साहिल के पास, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो महंगाई के लेकर वादे किए गए थे, आखिर उत्तराखंड में महंगाई का क्या स्तर बना हुआ है। साहिल जी, कितनी महंगाई कम हो गई, जनता कितना खुश है इस समय उत्तराखंड की कि महंगाई कम हुई या नहीं हुई है, जनता का क्या रुझान है महंगाई को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जनता लगातार, हम लोग ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं, जनता हमसे आकर के मिलती है, जनता बताती है चीज को, फिर महंगाई तो कहीं से कहीं तक कम नहीं होती यार, नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से इस समय फसल का टाइम चल रहा है, किसान को डीजल चाहिए होता है, इस समय पर डीजल 90 से ऊपर हो चुका है, पेट्रोल 100 से ऊपर हो चुका है। ठीक है, पेट्रोल तो कई जगह 70 से भी पार ऊपर निकल गया है कई राज्यों में। मैं वही कह रहा हूँ कि 100 पर पहुंच चुका है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें खान पान की, तो हर चीज पे आज के टाइम में महंगाई है। एक कोई ऐसी वस्तु नहीं बची है जिसपे हम ये कह सके कि ये भाजपा सरकार में इस पे महंगाई नहीं बढ़ी है। चाहे वो खाने की सामग्री हो, चाहे वो खेती से संबंधित सामग्री हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, हर चीज पे महंगाई चरम सीमा पर इस समय पर है। कोई ऐसा वस्तु या कोई ऐसा क्षेत्र नजर नहीं आ रहा जहाँ पे महंगाई कम होती दिखाई दे रही हो। जी ठीक है, भगवान सिंह, जिस तरीके से महंगाई पर उन्होंने बताया कि महंगाई की क्या स्थिति बनी हुई है मालधन में, और उत्तराखंड से आप भी खड़े हैं पौड़ी से, वहाँ का भी थोड़ा हाल बता दीजिए कि टमाटर और जो प्याज, लहसुन, साथ ही आलू जो हम रोजमर्रा में यूज करते हैं, दालें यूज करते हैं, सरसों का तेल यूज करते हैं, उसका क्या कुछ भाव चल रहा है और इसको लेकर जनता का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, आपने जो सवाल किया बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जनता के हित का सवाल है। आम जनता अगर ना देखे जाए इस बार, तो आम आदमी जो एक शाम का जो रोजी रोटी वाला होता है, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला होता है, वो शायद अब मेरे को लगता है कि तेल के जगह में पानी का ही छौंका मार सकता है। क्योंकि तेल का जो दाम है 180 और 190 रुपए पर लीटर हो रखा है। सरसों का तेल की बात करें, चाहे रिफाइंड की बात करें, तो कम से कम जो 140 और एक वो पैकेट होता था। तो कांग्रेस का वही कहना है, मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस यही कहती है और आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि जब यहाँ पे उत्तराखंड में जब
तेल महंगाई या केंद्र में महंगाई होती थी तो भाजपा के दिग्गज नेता जो कि स्मृति ईरानी जब आती थी तो सिलेंडर लेके और प्याज के टमाटर के माला को लेके ये सड़कों पे उतर जाते थे। लेकिन जब से अब भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार हर जगह देखने को मिल रही है तो अब स्मृति ईरानी है कहाँ? क्या बयान अब क्यों नहीं आ रहा उनका? क्या केंद्रीय मंत्री की बात करें राजनाथ सिंह के, वो भी रोड पे आ जाते थे, क्या क्यों नहीं? और हर्षवर्धन जो यहाँ के जो बातें जाते थे, चाहे राज्य की सरकार की बात करें तो यहाँ पे तो क्यों नहीं अब आते? तो उनका यही कहना है कि महंगाई पे जो अगर सरकार का जो ध्यान है तो उस समय कहते थे कि जब कांग्रेस के टाइम केंद्र में सरकार थी तो ये लोग सारे इकट्ठे होके एकजुट होके, लेकिन ठीक है विरोध करना जायज है, लेकिन अब महंगाई के अब क्यों नहीं कर पा रही? भाजपा से मैं एक जरूर सवाल करूंगा और खास करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से कि मुख्यमंत्री ने जितनों ने कहा है कि महंगाई दूर करेंगे, ये भाषणबाजी में करते हैं, अरे भगवान ये करेंगे वो करेंगे, मुख्यमंत्रियों क्यों बोल रहे हैं आप? मुख्यमंत्री मतलब क्या आपको आगे भी बलवाना मुख्यमंत्री है? आपने मुख्यमंत्रियों की बात कर दी। मुख्यमंत्री बदलने की जैसे कि बात करें, मुख्यमंत्री बदलेंगे। अब मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री अब 2022 में बदलने वाले हैं, मुख्यमंत्री बदलेंगे, लेकिन कौन सा मुख्यमंत्री बदलेगा? ये कांग्रेस का आएगा या आम आदमी का आएगा? अब ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बीजेपी के देख के तो लोग नाराज है जरूर। नाराजगी कहीं ना कहीं लोगों पर है, क्योंकि महंगाई और विकास के जिस तरीके से वादे किए गए थे सरकार की तरफ से वो कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं उतरे हैं। भगवान सिंह, एक सवाल और हमारे अंदर उठ रहा है इस समय, मैं पूछना चाहता हूं उस सवाल को कि सरकार जिस तरीके से वादे कर रही, मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं वो चीजें पहाड़ों तक पहुंचा रही। मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीजें रास्ते में ही रुक रही हो, कोई रुकावट बन रही हो रास्ते में, इसमें धांधली हो रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो ऐसा कर रहे हो। बिल्कुल ऐसी बात करता हूँ मैं कि मैं मानता हूँ कई चीजें ऐसी होती है कि जो अधिकारी जो ऊपर से तो आ जाता है लेकिन यहाँ पहुँचने में टाइम लगता है। जैसे कि मैं बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में की लापरवाही कई जगह ऐसे देखने को मिलते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर रहते हैं तो वहाँ पे ये पता है नहीं कि कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा यहाँ पे कर्मचारी इस समय ड्यूटी पे मिलेगा। पहाड़ों की बात करें, पहाड़ों की मैं खुद स्वयं से पहाड़ी की रिपोर्टिंग करता हूं तो मुझे भी बड़ा दुख होता है। और अभी मैं बात करूं हाल ही के, ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा मैं, कि यहाँ के जो सुब्रत उनियाल जो है नरेंद्र विधानसभा की बात करें, NH-58 पे एक बछेरी खाल में एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल की स्थिति मैं बताऊंगा कि स्वास्थ्य विभाग की अगर ना हकीकत देखेंगे तो शायद कहते हैं ना कि अगर चेयर से पता चल जाता है कि सफाई साफ, जब जिस चेयर में बैठते तो साफ सुथरी नजर आती है। उस कुर्सी की हालत ऐसी थी कि शायद मेरे को लगता है कि 6 महीने में उस पे सीट पे कोई बैठना लायक नहीं समझा होगा। तो वहाँ पे जब इस तरह की बातें की तो डॉक्टर साहब और फार्मेसिस्ट का मुझे कहने का जवाब ये था कि मैं देवप्रयाग पे ड्यूटी पे हूँ। मैंने बोला ठीक है आप देवप्रयाग ड्यूटी पे है तो आप मैंने कहा ठीक है चलो ठीक है। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कह रही कि मैं दीक्षा शर्मा कि मैं उस पे ड्यूटी छुट्टी पे हूँ। मैंने कहा यहाँ पे कौन ड्यूटी पे है? तो उनका यही कहना है कि यहाँ पे फार्मेसी पे। जब फार्मेसी भी नहीं मिला वहाँ पे वार्ड बाई जो दवाइयाँ दे रहा था, मैंने कहा मुझे पेट सर्दी या बुखार सा है कि मुझे जरा दवाई चाहिए। उन्होंने कहा ये दवाई यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, ये दवाई आप बगैर यहाँ पे बागी या देवप्रयाग चले जाइए। तो मुझे बड़ा गर्व की बात हुई कि यार हॉस्पिटल का कर्मचारी को पता नहीं है कि कौन ड्यूटी पे कौन है। फिर उसके बाद आला अधिकारी को नरेंद्र नगर से बात है तो डॉक्टरनी साहब का कहना है कि आपने हमारा वर्जन नहीं जाना। तो डॉक्टरनी साहब से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मैडम आपका वर्जन कहाँ से जानते हैं हम, कि आप जब यहाँ पे मौजूद ही नहीं है तो आपका वर्जन कहाँ से जानेंगे, आप अधिकारी से जानेंगे। तो उनका यही कहना रुबाई था कि जिस तरह से उन्होंने बात की मेरे से, तो मेरे को बड़ा अच्छा की बात हुआ कि स्वास्थ्य विभाग की बात करें। और एक दिन पहले वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो कि धन सिंह रावत है तो उसी से सारे अधिकारी NH-58 ऐसी रोड है जिससे सारे जिले के अधिकारी या तमाम सभी अधिकारी उसी रोड से चलते हैं। लेकिन आपने बड़ी अहम बात कह दी यहाँ पर, तो मुझे ये भी सवाल एक जहन में आ रहा है भगवान सिंह कि पूछ भी लेना चाहिए कि क्योंकि मैंने 2000 ये क्या कहते हैं दूसरी लहर देखी है और उसमें लोगों को देखा है, मरते हुए देखा है लोगों के। वहां पर आपको बताते चले कि शवों को जलाने के लिए जगह भी नहीं थी, वो चीज मैंने देखी। और तीसरी लहर की भी यहाँ पर संभावना जताई जा रही है और जैसा कि आपने बताया है मुझे नहीं लगता कि वहां पर तैयारियां होंगी, लेकिन सरकार कहती तैयारियां मैंने पूरी कर ली हैं। एक बार बताइए क्या कुछ तैयारियां हैं तीसरी लहर से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, मैं तीसरी लहर की बात करूं तो कई जगह ऐसी बात नहीं है कि तैयारियां हैं। देखिए हम इतना भी नहीं है कि कहीं कहीं पे है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में सिटी में तो तैयारियां हो जाती है। सिटी में इसलिए तैयारियां हो जाती है कि सिटी के कारण ये होता है कि वहाँ पे अधिकारी 24 घंटे नजर आ सकते हैं। पहाड़ों में ये दिक्कतें होती है, पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्र है हमारे, जैसे पौड़ी जिले की बात करूं तो यहाँ पे व्यवस्था ठीक होंगी क्योंकि यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय और प्रशासनिक सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। क्योंकि गढ़वाल मंडल है, मैं गढ़वाल मंडल की बात कर रहा हूँ आपको इस समय। गढ़वाल मंडल है जो कि हमारा पौड़ी जिला,
पौड़ी जिला एक गढ़वाल मंडल है। गढ़वाल मंडल की हालत अगर देखी जाए तो बहुत ही नाका के बराबर है। और हॉस्पिटलों की बात करें तो अभी इतनी सुधारने की जरूरत है बेसिक से, क्योंकि कई हॉस्पिटलों में डॉक्टर है तो वहाँ पे फार्मेसी, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर वहाँ पे वो है। तो पीपी मोड की बात करें तो पीपी मोड की बात भी आपने बता दिया मेरे को। मैं थोड़ा सा इस चीज में संबंध में बता रहा हूँ जनता को कि पीपी मोड तो हमारा पौड़ी हॉस्पिटल तो दे दिया है, कई सुविधा वहाँ पे ठीक ठाक हो रही है। एक टाइम ऐसा था वहाँ पे कि मैं बता दूं आपको कि हॉस्पिटल में डॉक्टर तो रहते थे लेकिन कभी बार वहाँ पे दवाई नहीं रहती थी। अब हालत ऐसी हो चुकी है, वहाँ पे डॉक्टर है, सब कुछ है, लेकिन लोगों का कहना यही है कि यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं मिलता है। तो लोगों का यही कहना है टाइम तो लगेगा। और जनता से भी थोड़ा अनुरोध है कि कृपया आप लोग भी इस चीजों को ध्यान रखें कि जहाँ पे नया चीज खुलता है तो उस पर टाइम लगता है, लेकिन प्रशासन को इस चीज को जरूर ध्यान देना चाहिए कि लोगों को दिक्कत ना हो और तुरंत इस पे कोई ना कोई जो जहाँ पे दिक्कत आती है स्वास्थ्य विभाग की या तमाम कोई भी अधिकारी उस पर तुरंत एक्शन ले। ठीक है, और जनता के हित के लिए विकास। ठीक है भगवान सिंह, हम तुम्हारे पास दोबारा आएंगे और क्राइम को लेकर अब चर्चा करेंगे। इससे पहले हम साहिल के पास चलते। साहिल बड़ी देर से हमारे साथ खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हमसे कब सवाल किया जाए। साहिल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मालधन में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी बनी हुई है, क्योंकि दूसरी लहर आई, ये माना गया, ये बोला गया सरकार की तरफ से कि तीसरी लहर से निपटने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। आखिर कितनी तैयारी हो गई है? क्या बेड वगैरह और दवाइयां सारी दुरुस्त हो चुकी हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें मालदन की, तो मालदन में मात्र एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे 40,000 की आबादी का जिसको जिम्मा दिया गया है। और यहाँ पे इस समय एक वैक्सीन सेंटर खोला गया है 40,000 की आबादी में, और वहाँ पे मात्र पर डे 200 लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है, जबकि वहाँ पे 400 से 500 या 600 लोग वहाँ पे पर डे पहुंच रहे हैं वैक्सीन के लिए। उनको वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पा रही है। कल वैक्सीन यहाँ पे खत्म हो चुकी थी, अभी आई या नहीं आई अधिकारी से मेरा संपर्क नहीं हो पाया है। अगर हम बात करें बेड की या वेंटिलेटर की, तो ना तो यहाँ बेडों की व्यवस्था की गई है, ना ही वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस यहाँ पे 108 दी गई है मालदन को, लेकिन उसमें ड्राइवर नहीं है। तो आप इस स्थिति को देखते हुए लगा सकते हैं कि यहाँ पे कैसी सुविधाएं होंगी। और जिस क्षेत्र में 40,000 की आबादी रह रही है, वहाँ की अगर ये स्थिति है और ये प्लेन्स का इलाका है, तो वो पहाड़ों की स्थिति क्या होगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर रोडों की, तो रोडों की स्थिति हालत जो है जर्जर हो चुकी है। अगर हमें रामनगर की अगर रोड सही हो, रामनगर में जाने के लिए मात्र आधा घंटा या 45 मिनट का समय लगता है, लेकिन अगर अब हम जो रोडों की स्थिति इस समय बनी हुई, अगर अब हम जाते हैं रामनगर तो 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है हमें वहाँ पे पहुंचने। ठीक है, भगवान सिंह हो चुके हैं। ठीक है, ओके, आप बने रहिए हमारे साथ। ओके, भगवान सिंह, जरा ये बताइए, जिस तरीके से क्राइम की बात की गई थी, अपराध कम करने की, अपराध क्या है, अपराध की स्थिति क्या बनी हुई है उत्तराखंड में? बिल्कुल, मैं आपको बात बताऊं, क्राइम की बात करें, यहाँ से जब से यहाँ पे पी रेणुका देवी जो एसएसपी ने अपना पद ग्रहण यहाँ पे किया है, तो पी रेणुका देवी का तो बता दूं, चाहे शराब माफिया की बात करें, चाहे क्राइम स्टर की बात करें, तो इस पर लगाम जरूर लग चुका है। क्योंकि पी रेणुका देवी एक ऐसी IPS है, IAS है कि जो जिनका लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण की बातें की कि उन्होंने सप्ताही अपना जो प्रोग्राम जो बनाया है कि कहाँ पे बैठना है, कहाँ बैठना है। तो यहाँ पे जो श्रीनगर की बात करें, जैसे कोटद्वार श्रीनगर, ये ज्यादा ग्रामीण जगह आउट एरिया होती है और भीड़ भाड़ का इलाका होता है। तो वहाँ पे श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर को यहाँ पे शनिवार को SSP महोदय वहाँ पे ठीक है। साहिल, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे। साहिल, ये बताइए आप कि जिस तरीके से दोनों पार्टियां आपने बताई, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही जमीनी स्तर पर तैयारियां कर रही 2022 चुनाव को लेकर, तो कांग्रेस के इस दौरान क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं? ये कांग्रेस का जो मुद्दा है, देखिए सर, सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई को लेकर के, इस समय रोजगार को लेकर के है, और तीसरा मुद्दा इनके पास विकास को लेकर के। क्योंकि रोडें खड्डे हो चुके हैं, रोडों में दिक्कतें लोगों को आने जाने में होती है, महंगाई चरम सीमा पर है। और अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो कांग्रेस के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अब बात आती है कि वो उसको किस तरीके से जनता के बीच में लेकर के जाती है, जनता को कितना वो सर्टिफाई कर पाती है। क्योंकि कांग्रेस ने भी राज किया है, सत्ता चलाई है उत्तराखंड में, उन्होंने कितना विकास किया था यहाँ पे और इस समय कितना विकास हो रहा है। और अगर हम बात करें मालदन की, तो मालदन में RTI की अगर हम बात करें, या डिग्री कॉलेज की हम बात करें, या यहाँ पर जो मुख्य पुल बनाए गए उनकी अगर हम बात करें, तो वो सारे कांग्रेस के कार्यकाल में ही बनाए गए हैं यहाँ पे। और तो उसको देखते हुए लगता है कि जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस से विश्वास कर रही है। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, जी साहिल, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि बीजेपी भी अपनी तैयारियों में लगी है। बीजेपी क्या अपने कामों को गिना रही, जनता के बीच जाकर अपने कामों को बता रही कि मैंने क्या किया अभी तक? जी देखिए, बीजेपी लगातार जो है जनता के बीच में ये कहना चाह रही है कि नहीं, अच्छा चल रहा है सब कुछ, और हम ये सुविधाएं दे रहे हैं, वो सुविधाएं दे रहे हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, हमने दुरुस्त कर दी है।
अब अपना पक्ष कोई भी पार्टी हो वो मजबूत तरीके से रखती है, बीजेपी भी अपना पक्ष रख रही है, लेकिन बात आती है कि जनता कितना समझ रही है उसको, जनता की नजरों में कितना सही है पार्टी, क्योंकि जो काम जमीन पे किए गए हैं, धरातल पे किए गए, जनता ने उन कामों को देखा है, जनता ने सारी व्यवस्थाओं को देखा। 4.5 साल से ऊपर का कार्यकाल बीत चुका है उत्तराखंड में, सरकार ने कौन सी तैयारियां की, कौन से विकास किए, वो सारी चीजें जनता की नजरों में भी है। जनता का कहना है कि वक्त आने पर हम जवाब देंगे जी। और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आम आदमी पार्टी भी वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं, जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जनता को लुभाने के लिए जा रहे हैं और कई तरीके के वादे किए जा रहे हैं, बिजली से लेकर पानी और विकास के बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। अगर आम आदमी की बात की जाए तो उनका क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी देखिए, आम आदमी पार्टी ने इस समय तक पूरी अपनी जान झोंकी हुई है फील्ड के अंदर, लगातार फील्ड में जा रहे हैं, लगातार जनता से जो है संपर्क कर रहे हैं वो लोग जा करके, और वो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 300 यूनिट बिजली को लेकर के। अगर हमारी सरकार आती है, जिन लोग रजिस्टर हो जाएंगे उनको हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन अगर हम बात करें या उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों की, तो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि दिल्ली से और यहाँ में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वहां पे जो है प्लेन एरिया, यहाँ पहाड़ों का एरिया है, जितने अगर मान लीजिएगा कहीं 1 करोड़ का दिल्ली में अगर कोई काम कर दिया जाए तो उससे हजारों लोगों को जो है लाभ मिल सकता है, लेकिन उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ एक परिवार को लाभ नहीं मिल पाता इतने पैसे से। तो जिस तरीके से जनता का यही कहना है कि जो फ्री की बात है, हमें फ्री नहीं चाहिए, लेकिन हमें रोजगार दीजिए आप। हम बेरोजगार घर पे बैठे हुए हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, हमें रोजगार चाहिए, हमें फ्री का लालच नहीं है कि हमें 200 यूनिट या 300 यूनिट बिजली फ्री मिले, हमें उसका लालच नहीं है। लेकिन हमारा मुद्दा यह है कि हम चाहते हैं कि जो भी सरकार सत्ता में आए वो सरकार हमें रोजगार दे, हमारे लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे, हमारे लिए अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, हमारे लिए अच्छी रोडों की व्यवस्था करे। जनता का लगातार यही कहना है जी। ठीक है, भगवान सिंह आप तक आवाज पहुंच रही है? भगवान सिंह, आपको आवाज मेरी आ रही है? चलिए, हमारी आवाज़ हमें लगता है भगवान सिंह तक नहीं पहुंच पा रही। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भगवान सिंह आपका, शाहिल आपका भी, और गोविंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि 2022 में अब ये पता चलेगा किसकी सरकार बनती है, लेकिन जिस तरीके से वादे किए गए थे वो ज़मीनी स्तर पर कहीं भी दिख नहीं रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच।